नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना के विषय में। तो भारत का जो संविधान की जो किताब है, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, वह किताब चूंकि संविधान सभा के द्वारा रचित की गई थी, लिखी गई थी। तो प्रत्येक पुस्तक की भांति उस किताब का भी एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है, उसका भी एक प्रारूप चैप्टर है, जिसे हम कहते हैं संविधान की प्रस्तावना। यानी आप संविधान की पुस्तक खोलेंगे तो उसमें जो पहला जो हमें जो पेज पृष्ठ हमारे सामने आएगा वह है भारत की संविधान की प्रस्तावना। तो उसके संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम संविधान में प्रस्तावना किस प्रकार से है उसको उसी रूप में पहले पढ़ लेते हैं, समझ देख लेते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है संविधान की प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यहाँ पर संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें एक एक शब्द अपना अलग अलग महत्व रखता है। तो उसको एक शब्द को ध्यान से समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने और करने और बाली और बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करती है। तो यह रही भारत के संविधान की जो भारत के संविधान में प्रस्तावना है। इसको हमने हूबहू उसी रूप में पढ़ के सुनाया आपको। चलिए अब बात करते हैं भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसका इतिहास क्या है। तो सबसे पहले 1931 की बात है। तो 1931 में जो कि कांग्रेस थी, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था कराची में। तो 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। तो उस कांग्रेस के अधिवेशन में यह तय हुआ था कि भारत के संविधान की प्रस्तावना होगी। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना का सबसे पहला इतिहास 1931 के उस अधिनियम उस सम्मेलन कांग्रेस के अधिवेशन के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। उसके पश्चात 1936 की बात है, जब जो संविधान के निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1936 में कहा गया था कि जब संविधान की प्रस्तावना तैयार होगी तो उसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे प्रमुख आदर्श जरूर होने चाहिए। उसमें यह आदर्श स्पष्ट रूप से इंगित होनी चाहिए। यह बात 1936 में अंबेडकर के द्वारा कही गई थी। परंतु जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें यदि एक दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण रहा है तो वह है पंडित नेहरू के द्वारा जारी किया गया उद्देश्य प्रस्ताव, पंडित नेहरू के द्वारा लिखा गया उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव को भारत की संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को सबसे पहले क्या हुआ, पेश किया गया था। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा थी उसमें पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव में जो प्रमुख चीजें थी वही मान के चलिए, उसी को लेकर ही भारत के संविधान की प्रस्तावना का आधार तैयार हुआ, उसी में उसकी नींव तैयार हुई। उसके पश्चात 22 जनवरी 1947 को यह संविधान की प्रस्तावना थी, उसको संविधान सभा मतलब जो हमारी जो संविधान की असेंबली थी उसके द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तो 22 जनवरी 1947 को जो संविधान सभा थी, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसके द्वारा इस संविधान सभा के द्वारा उस प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव को सबसे पहले इसी के रूप में स्वीकार किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 1947 में 22 जनवरी को स्वीकार कर लिया गया था। और यह उद्देश्य प्रस्ताव का जो दस्तावेज था जो पंडित नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था, वह संविधान सभा की प्रस्तावना बनाने में क्या हुआ था, सबसे महत्वपूर्ण कारक साबित हुआ था। ठीक, तो यह तो रही भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है उसके इतिहास को लेकर बात की, किस प्रकार से इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य रहा कि 1931 में सबसे पहली बार कराची के अधिवेशन में, फिर 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसकी मांग रखा जाना, उसके बाद उस प्रस्ताव के माध्यम से पंडित नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसका इसको मतलब संविधान की प्रस्तावना बनाने में आधार बनना। ठीक, तो यह तो रही बात
संविधान को बनाते समय प्रस्तावना को लेकर इतिहास में। ठीक, अब हम बात करते हैं कि संविधान की प्रस्तावना को बनाने का इरादा, संविधान में एक प्रस्तावना होना चाहिए, उसको बनाने का इरादा भारत ने अमेरिका से अडॉप्ट किया था। अमेरिका से इस प्रस्ताव को, इस संकल्पना को, इस परिकल्पना को भारत में स्वीकार किया गया था, इसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक, जो भारत के संविधान के मतलब प्रमुख जो व्यक्ति रहे, संवैधानिक व्यक्ति रहे हैं, एन की पालिकी वाला एक बहुत ही मतलब एक विख्यात नाम था उस समय 1950 के दौर में। तो उन्होंने कहा था कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है वह भारत के संविधान का क्या है, आइडेंटिटी कार्ड है, यानी परिचय पत्र है। जैसे कोई व्यक्ति होता है, आप उसको उसके नाम से पहचानते हैं, उसी प्रकार से यदि संविधान को पहचाना जाएगा तो उसकी प्रस्तावनाओं से ही पहचाना जाएगा। यानी आप संविधान में यदि प्रस्तावना को पढ़ लेंगे, प्रस्तावना को समझ लेंगे, तो आप संविधान बनाने वालों का जो इरादा था, यानी संविधान सभा का जो इरादा था कि किस प्रकार का संविधान होना चाहिए, तो वह आपको उस संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट हो जाएगा। और अभी हम स्पष्ट करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो संविधान सभा थी उसका इरादा क्या था, कि किस प्रकार से उन्होंने प्रस्तावना को एक ऐसे मतलब आप एक पेज पढ़कर, जिस प्रकार से आप रूपरेखा, किसी पुस्तक को यदि आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप उसकी रूपरेखा पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से यदि आप रूपरेखा को पढ़ लेते हैं तो वह पुस्तक के बारे में क्या क्या उसमें कंटेंट है वह आपको क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से यदि आप भारत की संविधान की प्रस्तावना को यदि हमने पढ़ लेंगे, अच्छी समझ लेंगे, तो आपको संपूर्ण संविधान के में सब कुछ, जो इतना विशाल संविधान, भारत का सबसे बृहद संविधान है, वह आपको अच्छे तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि संविधान के निर्माता ने यह भारत का संविधान किस आदर्श को तहत, किस उद्देश्य को तहत मतलब ध्यान में रखकर लिखा था। ठीक, तो बालिका के द्वारा कहा गया था कि जो संविधान की प्रस्तावना है वह संविधान का एक आइडेंटिटी कार्ड है, परिचय पत्र है। ठीक, तो सबसे पहले जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें एक शब्द लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग का क्या मतलब है? तो सबसे पहले जो हम भारत के लोग लिखा हुआ है, हम भारत के लोग का मतलब यह है कि जो संविधान सभा के निर्माता थे, संविधान सभा जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था, उन्होंने हम भारत के लोग लिखा है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो संविधान है, तो संविधान की शक्तियां कहाँ से मिली हुई है, यानी संविधान बनाने की शक्ति संविधान सभा के पास कहाँ से आई, तो वह हम भारत के लोगों से आई। यानी भारत की जनता, भारत के लोग, भारत की जो आम नागरिक हैं, वही इस संविधान की जो शक्ति है, संविधान बनाने के पीछे प्रमुख कारक है। यानी संविधान बनाने का कार्य भले ही संविधान सभा के द्वारा किया गया है, परंतु उसके पीछे जो शक्ति है वह ये देश की लगभग उस समय जितनी जनसंख्या थी और आज जितनी जनसंख्या है वही है। यानी देश की जनसंख्या ही इस संविधान के पीछे शक्ति है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ हम भारत के लोग। तो भारत के संविधान को शक्ति कौन करता है, तो वह है हम भारत के लोग। यानी भारत के लोग ही सर्वोच्च हैं, भारत के लोग ही उसको शक्ति प्रदान करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला शब्द लिखा है हम भारत के लोग, उसको हमने स्पष्ट किया कि उसको लिखने का यही तात्पर्य है कि भारत के लोग ही जो संविधान है, संविधान के पीछे शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। यानी यहाँ पर 5 शब्दों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक। यानी यह 5 शब्द भारत के संविधान की क्या है, प्रकृति को दर्शाते हैं, भारत के संविधान को, नेचर को दर्शाते हैं कि उसकी प्रकृति किस प्रकार से है। तो यही 5 शब्दों से स्पष्ट होता है। सबसे पहला शब्द है संप्रभु, दूसरा शब्द है उसमें समाजवादी, तीसरा है लोकतांत्रिक, चौथा है धर्मनिरपेक्ष, 5वां है गणतांत्रिक। तो इन 5 शब्दों में ही संविधान का सभी मतलब जो संपूर्ण आधार है वह आधार स्पष्ट होता है, वह आधार हमारे सामने क्या होता है, संकल्पित होता है, वह सामने हमारे सामने दृश्यमान होता है। तो जो सबसे पहला शब्द है वह है संप्रभु। तो संप्रभु क्या है? संप्रभुता भारत के संविधान के निर्माताओं ने क्यों लिखा? तो उसमें लिखा है कि भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभु का मतलब एक इंडिपेंडेंट, भारत एक इंडिपेंडेंट है। भारत विश्व स्तर पर विश्व के राष्ट्रों के सामने जो कुछ भी चाहे वह कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। यानी भारत को किसी विदेशी शक्ति से मतलब किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यानी भारत एक स्वतंत्र देश है। जब से भारत देश बना हुआ है 1943 से, 15 अगस्त 1943 के बाद से भारत एक स्वतंत्र देश है। वह किसी भी मतलब
किसी भी निर्णय को लेने के लिए किसी देश का सहारा नहीं लेगा, यानी किसी देश की बात नहीं मानेगा या फिर किसी के दबाव में कार्य नहीं करेगा, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वह कितना भी ताकतवर देश क्यों ना हो। भारत इतना संपन्न देश है, भारत इतना शक्तिशाली देश है कि वह अपनी कर्तव्यों को, अपने दायित्वों को अपने तरीके से हैंडल कर सकता है। इसलिए भारत के संविधान के निर्माताओं ने लिखा है संप्रभु, यानी सोवरेन, यानी स्वतंत्र। यानी भारत, चूंकि इसमें कहा जाता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो स्वयं भारत एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिन्न हिस्सा है। इसी प्रकार से WTO, विश्व व्यापार संगठन, WHO, तो इस प्रकार के विश्व के प्रमुख संगठन हैं, उनका हिस्सा भारत है। तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारत उनसे दबा हुआ है, उनकी मतलब जो प्रमुख संगठन है उनकी आज्ञा लेने के लिए भारत उनके उनके नीचे है या फिर उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि भारत एक स्वतंत्र है, भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। और उन संयुक्त राष्ट्र संघ हो या फिर WHO हो या फिर वैश्विक परिषद हो, तो इन सब का भारत सदस्य है। परंतु भारत किसी का गुलाम नहीं है, भारत एक इंडिपेंडेंट देश है और वह अपने चाहे जितने भी उसके मैटर हैं वह अपने तरीके से, अपने अलग तरीके से डील करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक, तो इसी प्रकार से जो संप्रभु शब्द लिखा है उसको हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया। जो दूसरा शब्द लिखा हुआ है भारत के संविधान में वो है समाजवादी। तो समाजवादी शब्द चूंकि संविधान में मूल संविधान था जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें समाजवादी शब्द स्पष्ट नहीं था, समाजवादी शब्द नहीं था। बल्कि समाजवादी शब्द को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा संविधान में संशोधन करके प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। यानी समाजवादी शब्द मूल संविधान में नहीं था, बल्कि इससे 1976 में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। तो समाजवादी शब्द का मतलब क्या होता है, वास्तविक मतलब, आखिर क्यों समाजवादी शब्द संविधान में जोड़ा गया था? तो उसका समाजवादी जो शब्द है उसका वास्तविक रूप से तात्पर्य होता है कि जो हमारी सरकारें हैं सोशलिज्म तरीके से कार्य करेंगे। जैसे एक जमाने में कहा जाता था कि रशिया, जो रूस है, वह क्या है, सोवियत संघ है, वह एक समाजवादी देश है। समाजवादी देश का तात्पर्य है कि वहां के संसाधनों पर, देश के वहां पर ना कोई व्यक्ति गरीब होगा ना कोई अमीर होगा, सभी समान होंगे। तो भारत का समाजवाद है वह अलग है। रसिया का समाजवाद इस प्रकार से है कि ना वहां पर कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, ना वहां की सरकार है सभी को एक नजरिए से देखेगी। वहां पर मतलब किसी सभी व्यक्तियों को सभी प्रकार की आजादी होगी। सरकार के पास जितने संसाधन है वो सब साधन सभी मतलब सभी के होंगे। यहाँ वहां पर रसिया में ऐसा कॉन्सेप्ट है। परंतु भारत का समाजवाद है वह रसिया के या रूस के समाजवाद से भिन्न है, अलग है। किस प्रकार से अलग है? भारत के जैसे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वह समाजवाद के कट्टर समर्थक थे। उनके माध्यम उनके उन्होंने कहा था कि मतलब वह एक समाजवादी नेता थे। वह चाहते थे कि भारत के पास, भारत की जो सरकार रहेगी, भारत की सरकार प्रत्येक व्यक्ति का, भारत के कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए समान तरीके से समान व्यवहार करेगी, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो। यानी वह क्या करेगी, गरीबों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। यदि कोई व्यक्ति जन्म, चूंकि हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति जन्म से गरीब नहीं होता, बल्कि वो उसकी परिस्थितियां गरीब बना देती हैं। यदि कोई गरीब व्यक्ति है तो मान के चलिए उसका कुछ ना कुछ खाना रहा है, तो इसलिए सरकार क्या करेगी, गरीबों को समर्थन देगी और अमीरों को भी समर्थन देगी, परंतु गरीबों को प्लेटफॉर्म देगी ताकि वह अमीरों के व्यक्तियों का क्या कर सके, सामना कर सके, ताकि वह शोषण का शिकार ना हो सके। तो समाजवाद का यही भारत के परिप्रेक्ष्य में अर्थ यह है कि भारत के पास जितने भी संसाधन उपलब्ध होंगे, भारत के पास जो भी होगा वह सभी नागरिकों का होगा, सभी देशवासियों का होगा। भारत में किसी प्रकार का दो दर्जे का भेदभाव, दोयम दर्जे का भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। और भारत की सरकार रहेगी, चाहे अमीर व्यक्ति होगा चाहे गरीब व्यक्ति होगा, वो सभी के साथ में समान तरीके से, समान एक रूप तरीके से व्यवहार करेगी। तो इस प्रकार से जो समाजवादी शब्द भारत के संविधान में जोड़ा गया था उसका अपना अलग महत्व है, अपना अलग दायित्व है, अपना अलग क्या है, एक आदर्श है। ठीक, तो यह तो समाजवादी शब्द की बात की। एक तीसरा शब्द है इसी संविधान में, तो आगे लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष क्या मतलब है? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द भी भारत के मूल संविधान में नहीं था, बल्कि इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्ष जो कि शब्द है जिसे हम कहते हैं सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म क्या है? यदि हम अंग्रेज यूरोपीय परिभाषा को, यानी वैश्विक स्तर पर सेकुलरिज्म का मतलब कुछ और है और भारतीय स्तर पर धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म का मतलब कुछ और है। यानी भारत में कुछ और मतलब है और विश्व स्तर पर इसका कुछ और मतलब है। यदि हम वैश्विक स्तर पर धर्मनिरपेक्ष शब्द की बात करें तो उसका तात्पर्य यह है कि यूरोप में क्या होता था, पहले जो सरकारें थी
वह क्या होती थी, चर्चों के माध्यम से सरकारें चलाई जाती थी। यानी धार्मिक संस्था ही वहां पर सरकारें चलाती थी। 16वीं शताब्दी तक की बात है, 15वीं 16वीं शताब्दी की बात है। तो वहां पर एक धर्मनिरपेक्ष शब्द जुड़ा गया। क्यों जुड़ा गया? क्योंकि वहां पर पहले क्या होता था कि जो सरकारें थी वह चर्चों के द्वारा चलाई जाती थी। जो पोप होते थे, जो चर्चों के प्रमुख पादरी होते थे, वह सरकार को गवर्न करते थे। तो जब वहां के लोगों ने इसके खिलाफ में मांग उठाई, तो क्या हुआ, उन्होंने एक शब्द जोड़ा, धर्मनिरपेक्ष। यानी जो वहां की सरकार होगी वह धर्म से अलग होगी, धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। धर्म एक तरफ होगा, सरकार एक तरफ होगी। तो इस प्रकार से धर्म और सरकार के बीच में यूरोप के जो धर्मनिरपेक्ष है या फिर विश्व के स्तर पर धर्मनिरपेक्ष है, वह अलग अलग है। यानी सरकार अलग है और धर्म अलग है। तो यह धर्मनिरपेक्ष वैश्विक अर्थ में इसका मतलब है। परंतु जो भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका कुछ और अर्थ है। भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है कि भारत का धर्मनिरपेक्ष शब्द इस प्रकार से इंगित करता है, जैसे मान के चलिए जो पाकिस्तान है वह एक इस्लामिक कंट्री है। पाकिस्तान कहता है अपने आप को इस्लामिक नेशन ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक ऑफ पाकिस्तान। यानी भारत जो पाकिस्तान है उसकी आइडेंटिटी क्या है, धार्मिक है। परंतु भारत की कोई आइडेंटिटी नहीं है, यानी भारत पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है। उसी प्रकार से नॉर्थ कोरिया वह अपने आप को कहता है कि वह किसी प्रकार के धर्म को नहीं मानता है। तो ना तो भारत पाकिस्तान जैसा देश है जो कि धर्म से जुड़ा हुआ है संपूर्ण रूप से, कि वहां का राज्य का ही अपना धर्म है, वहां का एक मुसलमान राज्य का यानी सरकार का धर्म है। और एक ना ही भारत नॉर्थ कोरिया है जहां पर कोई धर्म नहीं है, वह नास्तिक है। तो भारत एक इन दोनों से भिन्न है। यानी भारत का धर्मनिरपेक्ष, भारत का सॉवरेन दोनों से अलग है। यानी भारत की सरकार क्या करेगी, सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण करेगी, सभी धर्मों के साथ समान तरीके से व्यवहार करेगी। भारत के लिए कोई धर्म ना छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा, ना भारत कोई धर्म होगा। भारत सभी धर्मों के साथ में समान तरीके से एक रूप तरीके से व्यवहार करेगा, ना किसी के साथ में गलत व्यवहार होगा ना। परंतु जो सरकार है वह सभी के धर्मों के साथ एक समान व्यवहार करेगी। यही भारत का सेकुलरिज्म है, यही भारत का धर्मनिरपेक्ष है। ठीक, तो भारत में धर्मनिरपेक्ष जो स्वरूप है, यही भारत का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसको 1976 में जोड़ दिया गया था। जो अगला शब्द है भारत के संविधान में प्रस्तावना में है, वह शब्द है लोकतांत्रिक। लोकतंत्र का मतलब होता है जनतंत्र, यानी लोकतंत्र यानी जनतंत्र। जनतंत्र यानी जैसा कि अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी थी अब लोकतंत्र के बारे में, सबने पढ़ी होगी इस परिभाषा को, कि जो लोकतंत्र है वह जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। तो किस प्रकार से भारत एक लोकतंत्र है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। तो भारत विश्व का इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतंत्र का मतलब ये है कि यहाँ की जो जनता है, तो जनता के पास में संपूर्ण शक्ति होगी। यानी लोकतांत्रिक देशों का मतलब यही होता है कि जहां जनता शक्तिशाली होती है। यानी जो हमारी सरकार है, तो सरकार एक केवल प्रतिनिधि है। जैसे हमने सांसद या विधायक को चुना, तो सांसद और विधायक क्या कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हमारी मांगों को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वास्तविक रूप में शासन किसके द्वारा किया जा रहा है, वास्तविक रूप में जनता के द्वारा ही शासन किया जा रहा है। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां जनता को यह जानने का अधिकार है कि उसके जो नौकर हैं, यानी सांसद विधायक मंत्री, वह सब उसके क्या है, रखवाले हैं, नौकर हैं, उसके सेवक हैं। ठीक, यह किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो वास्तविक रूप में जनतंत्र वही है जहां जनता ही सर्वोच्च होती है। और भारत एक ऐसा देश है जहां पर प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में शक्तिशाली है और इसीलिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक जनतांत्रिक देश है। तो इस प्रकार भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसको यह स्पष्ट है। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही भारत है। लोकतांत्रिक देशों की पहचान ही होती है जहां जनता क्या होती है, शक्तिशाली होती है। जनता के पास अधिकार होता है कि वहां की सरकार यदि उसके अनुसार कार्य नहीं कर रही है, वह सरकार के पास में अपने वोट के माध्यम से हटाने का दम रखती है। तो इस प्रकार से सरकार की जो चाबी है, सरकार क्या है, लोगों के हाथ का पुतला है। ठीक, तो यह भारत ये लोकतांत्रिक देश की पहचान होती है। इसके अलावा संसद है, भारत में संसद है, भारत में संविधान है, भारत में न्यायपालिका है, भारत में विधायिका है, भारत की एक सरकार है, भारत की कार्यपालिका है। यह सभी चीजें क्या है, लोकतंत्र की पहचान के रूप में शामिल होती हैं और यह सभी संस्थाएं भारत के पास में विद्यमान है। ठीक, इसके अलावा अगला शब्द है गणतंत्र, गणतांत्रिक। भारत एक गणतांत्रिक देश है। तो गणतंत्र का तात्पर्य क्या है, तो गणतंत्र जो कि शब्द है, तो भारत ने यह गणतंत्र शब्द है यह अंग्रेजों से अडॉप्ट किया है।
यानी ब्रिटिश व्यवस्था से यह शब्द भारत में लिया गया है। तो गणतंत्र का शब्द का अर्थ है वहां पर कुछ और है, भारत में कुछ और है। यानी भारत ने बहुत सी चीजें अंग्रेजों से ली हैं, भारत ने बहुत सी व्यवस्थाएं अंग्रेजों से अडॉप्ट की हैं, परंतु जो गणतंत्र है वह उसको उसी रूप में अडॉप्ट ना करके भारत ने भारतीयों के रूप में अडॉप्ट किया। यानी जो इंग्लैंड देश है, इंग्लैंड में होता यह है कि वहां का जो प्रमुख व्यक्ति होता है वह अभी भी राजा होता है। यानी वहां पर प्रधानमंत्री होता है, सरकार बनती है, चुनाव होता है, सब कुछ होता है, परंतु वहां का जो प्रमुख व्यक्ति है, जो प्रथम व्यक्ति है, वह है राजा। राजा और रानी का शासन चलता है वहां पर आज भी। परंतु जो भारत का प्रमुख व्यक्ति है वह कौन होता है? राष्ट्रपति। और गणतंत्र की पहचान ये है, रिपब्लिक की यह पहचान है कि भारत में जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष रूप से जनता के मतलब जनता के चुने हुए लोगों के माध्यम से क्या होता है? चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति का स्पष्ट रूप से चुनाव होता है। तो भारत में राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित व्यक्ति होता है, एक चुना हुआ व्यक्ति होता है, कोई नियुक्त उसके लिए नहीं किया जाता है। जिस प्रकार से वहां का राजा वंशानुगत होता है, उस प्रकार से भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता है। इसलिए भारत का जो प्रथम व्यक्ति है, जो राष्ट्रपति है, वह एक मतलब गणतंत्र का हिस्सा है। वह प्रत्यक्ष रूप से मतलब जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से, विधायक और सांसदों के माध्यम से राष्ट्रपति का प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात क्या होता है? चुनाव संपन्न होता है। तो इस प्रकार से जो भारत एक गणतांत्रिक देश है और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम गणतंत्र मनाते हैं, रिपब्लिक मनाते हैं। तो 26 जनवरी का दिन गणतंत्र की याद में मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इन 5 बातों से हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि किस प्रकार से भारत का कैरेक्टर है। भारत एक संप्रभु देश है, भारत एक समाजवादी देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक गणतांत्रिक देश है। तो यह भारत का नेचर है, यह भारत का स्वभाव है जो कभी बदला नहीं जा सकता। भारत अडिग है। भारत के पास में इन 5 शब्दों से स्पष्ट होता है कि भारत क्या है और भारत के संविधान के निर्माता भारत को किस रूप में देखना चाहते थे, किस रूप में बनाना चाहते थे। ठीक, इसके बाद लिखा हुआ है कि न्याय की आगे संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या होगा? न्याय प्राप्त होगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय क्या होगा? प्राप्त होगा। तो न्याय का मतलब क्या? न्याय यानी प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा कि सभी भारत की सरकार सभी व्यक्तियों के साथ में समान रूप से व्यवहार करेगी। जो न्याय का कॉन्सेप्ट है, यानी सामाजिक रूप से न्याय, आर्थिक रूप से न्याय और राजनीतिक रूप से न्याय। न्याय यानी क्या होगा? हमारी जो व्यवस्था है वह सभी के लिए समान होगी, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। न्याय का मतलब, जब राजा न्याय देता है तो उसका मतलब ही यही है कि जो सच्चा है उसी के साथ उसी की जीत होगी। सच्चाई की जीत ही न्याय है। ठीक, तो 3 प्रकार से न्याय की व्यवस्था भारत में की गई। सामाजिक न्याय, तो सामाजिक न्याय हमारी सरकार के द्वारा किस प्रकार से व्यक्तियों को सौंपा गया है? तो भारत के जो मूल अधिकार हैं, तो मूल अधिकारों के माध्यम से भारत ने सामाजिक और राजनीतिक न्याय करने का प्रयास किया है। सामाजिक न्याय किस प्रकार से किया है? जो गरीब व्यक्ति थे, जो पिछड़े हुए व्यक्ति थे, जो आदिवासी व्यक्ति थे, जिनके साथ में जो अंग्रेजों के समय में यानी आजादी के पहले कैसा गलत व्यवहार हो रहा था, दुर्व्यवहार हो रहा था, बहुत ही उनका शोषण हो रहा था, परंतु भारत अब आजाद हो चुका था। तो इसलिए भारत के संविधान के निर्माताओं ने लिख दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय होना चाहिए। और सामाजिक और राजनीतिक न्याय किस प्रकार से होना चाहिए? तो उसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में लिख दिया कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में लिख दिया कि जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति जो अछूत व्यक्ति है उसके साथ में अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो यही तो न्याय है, सामाजिक न्याय है, यानी सोशल न्याय। सोशल मतलब जो सामाजिक तरीके से, यानी सामाजिक रूप से किसी के साथ में गलत व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों के माध्यम से सामाजिक न्याय को संपन्न करने का, सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। यानी सामाजिक रूप से किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं होगा, चाहे कोई आदिवासी व्यक्ति हो, चाहे कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति हो, सभी के साथ में एक से ऐसा व्यवहार किया जाएगा। तो सरकार का ये जो सामाजिक न्याय दिलाने का के माध्यम से प्रयास किया गया। इसी प्रकार का राजनीतिक न्याय दिलाने का प्रयास भी सरकार के द्वारा मौलिक अधिकारों के माध्यम से किया गया है। कि राजनीतिक न्याय का मतलब यही है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति के पास में वोट देने का अधिकार होगा। राजनीति में यदि कोई व्यक्ति 21 साल की उम्र प्राप्त मतलब बढ़ा लेता है, 21 साल से अधिक की उम्र हो जाता है, तो उसके पास में सरपंच का चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। तो इस प्रकार से चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कितना भी गरीब हो, सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। यह एक प्रकार का राजनीतिक न्याय के रूप में ही माना जाता है। तो इस प्रकार से भारत के संविधान के निर्माताओं ने
राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय को भारत के मौलिक अधिकारों में इंगित कर दिया था, जोड़ दिया था। इसके अलावा आर्थिक न्याय की बात भी भारत के संविधान के निर्माताओं के द्वारा कही गई थी, परंतु इसको भारत के संविधान के निर्माताओं ने दूसरे हिस्से में जोड़ा। यानी इसे हमने भारत के संविधान के निर्माताओं ने डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा, जो कि क्या है, गैर न्याय योग्य है। इसको जोड़ने का तात्पर्य यही था कि जो आर्थिक न्याय देना संभव है, लेकिन जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय भारत की परिस्थितियां इस प्रकार से नहीं थी। भारत एक गरीब देश था, भारत एक पिछड़ा हुआ देश था, वह अभी आजाद हुआ देश था। उसके पास में इतने संसाधन नहीं थे कि सभी को आर्थिक न्याय प्रदान किया जाए। आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि जो गरीब व्यक्ति है उसको गरीब ना रहने दिया जाए, उसको अमीर बनाया जाए। किस प्रकार से अमीर बनाया जाए, किस प्रकार से उसकी सहायता की जाए, तो इसी प्रकार से आर्थिक न्याय को जोड़ा गया। तो भारत के संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी अनुच्छेद 35-36 से लेकर 50 के बीच में नीति निर्देशक तत्व या फिर डीपीएसबी से हम कहते हैं, तो उसमें न्याय को जोड़ा, आर्थिक न्याय को जोड़ा। आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से क्या मिलेगा। अनुच्छेद 39 में लिखा है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से पुरुषों के समान ही व्यवहार किया जाएगा, यानी उनको भी पुरुषों से कम वेतन नहीं मिलेगा। तो यह भी प्रकार का आर्थिक न्याय है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, जो लेबर हैं, उनके साथ में नौकरों जैसा व्यवहार नहीं होगा। अनुच्छेद 43 में लिखा है कि यदि कोई कंपनी है, वो कंपनी में कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है, तो कंपनी का वह नौकर नहीं है, बल्कि वह कंपनी में एक सहभागी के रूप में, एक सहायक के रूप में कार्य करेगा। वह भी कंपनी का एक हिस्सेदार है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 39 में लिखा है कि भारत की सरकार प्रत्येक जो उसके पास जितने भी संसाधन है उसका समान तरीके से, चाहे अमीर व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, उसको समान तरीके से क्या करके डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसको वितरित करने का कार्य करेगी। तो इस प्रकार से डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से भारत के संविधान के निर्माताओं ने भारत के लोगों के लिए न्याय देने का प्रयास किया है। उसमें मौलिक अधिकार के माध्यम से राजनीतिक और सामाजिक न्याय की बात कही गई है और आर्थिक न्याय की बात नीति निर्देशक तत्वों या डीपीएसपी के माध्यम से कही गई है। तो इस प्रकार से भारत के जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने दो व्यवस्थाओं के माध्यम से, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के माध्यम से भारत के लोगों को न्याय प्रदान करने का यह अधिकार दिया है। इसके बाद जो न्याय का जो कॉन्सेप्ट है, यह जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, यह जो कॉन्सेप्ट लिया गया है, यह रूसी क्रांति से लिया गया था। 1917 में जो रूस में क्रांति हुई थी, रूस के लोगों को भी 1917 में यह सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान हुए थे। तो इसी क्रांति से प्रेरित होकर भारत के संविधान के निर्माताओं ने भी इस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को भारत के संविधान में ऐड किया था, जोड़ा था। तो इस प्रकार से इसे रूसी क्रांति से लिया गया था। इसके बाद प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि इसके बाद लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता, कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म या उपासना की स्वतंत्रता होगी। तो स्वतंत्रता का मतलब क्या है? तो स्वतंत्रता का मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जो कुछ करना चाहता है वह कर सकता है। भारत के संविधान के जो मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 19 से लेकर अब 22 तक पढ़िए। अनुच्छेद 19 से और 22 के बीच में स्वतंत्रता को यानी इंडिपेंडेंस को क्लियर करने का प्रयास किया गया है। यानी भारत का प्रत्येक व्यक्ति के पास में स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 19 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा कर सकता है, किसी भी हिस्से में घूम सकता है। कोई भी हिस्सा उसके लिए ऐसा नहीं है कि कहीं जा ना सके। यानी भारत का प्रत्येक व्यक्ति कहीं भी भारत में निवास कर सकता है, आबादी से वचन कर सकता है, अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। जो उसके जो विचार है, उसकी जो बात है, अपनी बात किसी भी माध्यम से रखना चाहे तो उसको रख सकता है। अपने विचारों को जनता के सामने प्रकट कर सकता है, अपने बोल सकता है, भाषण दे सकता है, कहीं भी संगठन बना सकता है, 4-5 लोग या जितने लोगों का संगठन बना चाहे संगठन बना सकता है, और देश के किसी भी हिस्से में क्या कर सकता है, आवास कर सकता है, निवास कर सकता है। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता का मतलब यही है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत में कहीं भी रहना चाहे, कुछ भी कहना चाहे, बोलना चाहे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो यही तो स्वतंत्रता है ना। तो इसी प्रकार से अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 20 में भी लिखा हुआ है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको जो कानूनी रूप से स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता के संबंध में विचार किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह व्यक्ति अपने जीवन को जिस तरीके से, अपने तरीके से, अपने अलग तरीके से जीवन व्यतीत करने का अधिकार अनुच्छेद 21 में प्रत्येक व्यक्ति को गारंटी प्रदान करता है।
ठीक, तो इस प्रकार से स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के पास में है। और इसके अलावा संविधान में लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति, अपने विश्वास, धर्म की उपासना करने की स्वतंत्रता होगी। यानी धार्मिक रूप से कोई व्यक्ति, अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ 25-26, अनुच्छेद 25-26 मौलिक अधिकार है। वह भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि अपने धर्म को क्या कर सकता है, मान सकता है, अपने धर्म की पूजा कर सकता है, उपासना कर सकता है, उसको बढ़ाने का प्रयास कर सकता है। यह अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार गारंटी योग्य है। तो मौलिक अधिकारों के माध्यम से कोई व्यक्ति है तो वह क्या कर सकता है, यदि उसके मौलिक अधिकार को हनन होता है तो वह व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह व्यक्ति कहाँ जा सकता है, उसके लिए जिला अदालत या छोटी मोटी अदालत जाने का नहीं, बल्कि सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है, अनुच्छेद जो कि मौलिक अधिकारों के माध्यम से। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास में अपने विचार रखने का, अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने का, उनकी पूजा पद्धति के अनुसार कार्य करने का यह संपूर्ण अधिकार है। यह लिखा हुआ है, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद जो प्रस्तावना है उसमें आगे है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा और अवसर की समता को प्राप्त करने का अधिकार है और गरिमा का अधिकार है। ठीक, तो जो समता का अधिकार यानी समानता, प्रत्येक व्यक्ति को समानता मिलेगी। जाति, धर्म, लिंग या फिर किसी अन्य आधार पर किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य में किसी प्रकार की जो सरकारी नौकरियां हैं, अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ में जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें किसी प्रकार के निवास के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग, जन्म स्थान या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से समता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति के पास समानता का अधिकार है, यह एक मौलिक अधिकार है। तो समानता का अधिकार भी सभी व्यक्तियों के पास में उपलब्ध है और किसी व्यक्ति के साथ में अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं किया जाएगा, छुआछूत किसी व्यक्ति के साथ नहीं की जाएगी। तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार भी किया जाएगा ताकि वह व्यक्ति अपने जो गरिमामय जीवन है, वह व्यक्ति अपने तरीके, सम्मानित तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर सके। इसके अलावा इसमें आगे लिखा हुआ है कि बंधुत्व, यानी जो भारत है, भारत के लोग क्या है, बंधुत्व को बढ़ाने के लिए बंधुत्व, एक शब्द दिया गया बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब है ब्रदरहुड, भाईचारा। तो भाईचारा जो शब्द है उसको मतलब यहाँ पर लिखा गया है। तो प्रत्येक व्यक्ति के बीच में क्या होगी, एकता की भावना होगी, एक अखंडता की भावना होगी। यानी प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के साथ सम्मान तरीके से, एक गरिमामय पूर्ण तरीके से जीवन जिएगा और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए बाधक नहीं बनेगा। यानी दोनों के बीच में एक पवित्र रिश्ता होगा, भाई का रिश्ता होगा। वह भाई के रिश्ते के माध्यम से एकता का सम्मान करेगा और इसको बढ़ाने के लिए भारत के जो मूल जो कर्तव्य है, मूल कर्तव्य यानी अनुच्छेद 51 में आप पढ़िएगा, मूल कर्तव्य लिखे हैं। तो मूल कर्तव्य में यह लिखा है कि आपका यह कर्तव्य है, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह भाईचारे बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो भाईचारा बढ़ाने के लिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इस प्रकार से अनेक दिवस मनाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के मध्य भाईचारा जरूरी है, बंधुत्व जरूरी है, क्योंकि एक देश को तरक्की करनी है तो उसके नागरिकों के बीच में किसी प्रकार का वैमनस्य का भाव नहीं होना चाहिए, किसी तरह का गलत तरीके से गलत भाव नहीं होना चाहिए, ताकि वह यदि व्यक्तियों के बीच में यदि समानता होगी, एकता होगी, तो क्या कर जाएंगे, एक साथ हम जानते हैं कि यदि सभी लोग एक साथ चलते हैं तो देश का विकास संपन्न हो सकता है। परंतु यदि वह छोटी छोटी सी, चाहे मतलब किसी प्रकार की बुराइयों में लिप्त है, जाति व्यवस्था की या किसी अन्य व्यवस्था की, यानी एक नागरिक यदि दूसरे नागरिक से क्या कर रहा है, दुश्मनी का भाव रख रहा है, वैमनस्य का भाव रख रहा है, तो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से जो बंधुत्व शब्द है उसको अम्बेडकर साहब ने, यानी जो भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने अलग से जुड़वाने का प्रयास किया था। यानी जो संविधान के निर्माता, जो संविधान बन रहा था, तो उस समय संविधान की उद्देश्य, यानी जब प्रस्तावना बन रही थी तो प्रस्तावना में यह बंधुत्व शब्द स्पष्ट नहीं था, बंधुत्व शब्द नहीं था, बल्कि अम्बेडकर साहब ने चिट्ठी लिखकर कहा था 1948 में लिखकर स्पष्ट कर दिया था कि बंधुत्व शब्द जरूरी है। यानी बंधुत्व यदि नहीं होगा तो समानता और स्वतंत्रता को कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी बंधुत्व होना आवश्यक है, जरूरी है। तो उन्होंने जो राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के प्रमुख हिस्सा के रूप में थे, तो उनको पत्र लिखकर कहा था कि भारत के संविधान में बंधुत्व यानी प्रस्तावना बंधुत्व जो होना जरूरी है, बंधुत्व शब्द को न जोड़ने का प्रयास जरूर किया था। तो इस प्रकार से यह लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, बंधुत्व का प्रयोग करेगा, बंधुत्व रहेगा, भाईचारे की भावना उसके बीच में जरूर रहने चाहिए। तो इस प्रकार से यह थी हमारी भारत की संविधान की प्रस्तावना, जिसको हमने एक एक शब्दों को समझने का प्रयास किया, किस प्रकार से भारत के संविधान का उद्देश्य है कि भारत न्याय चाहता है, यानी उद्देश्य क्या है,
कि न्याय होना चाहिए, समानता, समता, बंधुत्व, स्वतंत्रता। यह जो जो लक्ष्य हैं यह कहाँ से लिए गए हैं? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व कहाँ से हैं? यह हमने फ्रांस से लिए हैं। फ्रांस में 1789 से 1799 के बीच में क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति। उसमें यह शब्द जोड़े गए थे। यानी फ्रांसीसी को उस क्रांति के पश्चात यह अधिकार मिल गए थे। तो भारत ने समता, बंधुत्व और स्वतंत्रता यह अधिकार कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। तो इस प्रकार से भारत की प्रस्तावना है, उसमें यदि हम उसकी छोटी सी झलक यदि हम उसको अध्ययन कर लें तो हमारे संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य क्लियर होता है। वह क्या चाहते थे, उनकी कल्पना क्या थी, उनके आदर्श क्या थे, वह किस प्रकार से भारत के संविधान को बनाना चाहते थे, वह हम यदि हम वास्तविक रूप में देखें तो हमें इससे झलक, साफ झलक इसकी मिल जाती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि संविधान सभा में कई विद्वानों के द्वारा ऐसा प्रश्न उठाया गया था कि क्या संविधान सभा के जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, क्या वह संविधान का हिस्सा है या नहीं हिस्सा है? तो इसको लेकर कई संविधान के जो न्यायालय में वाद विवाद हुआ, परंतु 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था, उसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत के संविधान का हिस्सा प्रस्तावना है। यानी पहले क्या था कि कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का हिस्सा नहीं है। क्यों कह रहे थे ऐसा लोग? उनके पीछे एक तर्क था, क्योंकि संविधान जब बन रहा था तो संविधान बनाने के समय प्रस्तावना नहीं बनी थी। यानी संविधान तैयार हो गया था 26 जनवरी को, उसके पश्चात बाद में संविधान को प्रस्तावना को जोड़ा गया था। जिस प्रकार से एक व्यक्ति होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके पश्चात उस व्यक्ति का नाम रखा जाता है। उसी प्रकार से जब संविधान बन गया था, बनकर तैयार हो गया था, उसके पश्चात भारत के संविधान में प्रस्तावना जोड़ी गई थी। तो इस प्रकार से कुछ लोग इस प्रकार से तर्क देते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान का हिस्सा है या नहीं है। तो भारत की न्यायपालिका ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रस्तावना भारत के संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है। इसको स्पष्ट 1973 में केशवानंद भारती केस में स्पष्ट कर दिया है। ठीक। और एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या संविधान की प्रस्तावना में बदलाव किया जा सकता है? तो हाँ, संशोधन किया जा सकता है। और इंदिरा गांधी ने 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें संशोधन किया था और 3 शब्दों को जोड़ा था। उसमें यह पहला शब्द था धर्मनिरपेक्षता, दूसरा था समाजवाद और तीसरा था अखंडता। इन 3 शब्दों को इंदिरा गांधी के द्वारा उस समय प्रस्तावना में जोड़ने का प्रयास जोड़ा गया था। तो इस प्रकार संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें बदलाव भी किया जा सकता है, संशोधन भी किया जा सकता है और अभी तक एक बार इसमें संशोधन हो चुका है। तो यह तो रही हमने संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में देखा, प्रमुख शब्दों को समझा और जो कि कहा गया कि परिचय पत्र के रूप में संविधान की प्रस्तावना है। तो यदि आप संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लेंगे तो आपको संविधान को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप उसकी झलक देखकर उसका जो पहला झलक है उसको देखकर हम बता सकते हैं जो संविधान की प्रस्तावना है वह किस प्रकार से है। यानी संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लीजिए तो संविधान अपने आप में समझ में आ जाएगा। संविधान के निर्माता की सोच है वह हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगी। ठीक। तो यह तो रही प्रस्तावना के बारे में। तो धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।